डरने की कोई बात नहीं। क्यों? मुझे क्यों इतनी आत्मनिर्भरता है कि नहीं कह सकता हूं और खुशी से कह रहा हूं। हालांकि ये हकीकत है जो बयान हुआ है और दुनिया भर में हो रहा है, इसके बारे में मुझे याद दहानी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो बात आपने पहले कही भी है कि जो शख्सियत महात्मा गांधी की स्थिति रखता है इतिहास में, फलसफे में, ईमान में, उसका मुकाबला उसकी विरासत के साथ गॉडसे का मुकाबला हो सकता है। कुछ ही साल में गॉडसे का कोई नाम देने वाला होगा ही नहीं। किंतु इसलिए नहीं क्योंकि उसने बंदूक चलाई थी या नहीं चलाई, इसलिए कि उसकी विचारधारा जो है उसने हमारे लिए क्या परंपरा छोड़ी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी, यह भारत के लिए कोई नई विचारधारा नहीं थी। इसकी जड़ें जो थी, इसकी स्थापना जो थी भारत की परंपरा में और बहुत प्राचीन परंपरा, किंतु जो नई परंपराएं आई जो भारत से जुड़ी, भारत जोड़ो यात्रा है, क्योंकि भारत जोड़ने के बिना भारत ही नहीं है। इन परंपराओं को जोड़ के भारत बनाया गया और ये सपना महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी ने वैदिक विचार वसुधैव कुटुंबकम में अपनी बुनियाद डाली। वसुधैव कुटुंबकम का क्या मतलब है? लिटरेचर ट्रांसलेशन हम सब जानते हैं कि सारा संसार एक परिवार, किंतु एक परिवार का मतलब ये है कि जो दरारें हैं, जो फर्क है इंसान और इंसान में, जो दर्जे, जाति, मजहब और कास्ट के जरिए इसलिए दरारें डालने की कोशिश की गई। ये इंसान की बनाई हुई है, लेकिन इंसान ही एक चीज है जिसके जरिए, इंसान के विचार के जरिए ही दूर हो सकती है। ये बंटवारा दूर हो सकता है। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी के जीवन के अंदर ही जो वो सबसे बुरी बात समझते थे, भारत का बंटवारा, वो बात पूरी हुई, उनके आंखों के सामने हुई। क्या आपने कभी सोचा नहीं कि जब आजादी का जश्न मनाया जा रहा, प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, वाइसरॉय थे, गवर्नर जनरल सब मना रहे थे, गांधी उनके नहीं थे। गांधी दूर दराज इलाके में जहां भारतीय को मार रहे थे धर्म के नाम पे, उनको आश्वासन दिलाना, उनको आशा दिलाने की कोशिश की। ये गांधी जी का सपना है, ये गांधी जी का सपना है। और आज सुबह भी मैं एक इवेंट में गया हुआ था जहाँ स्वामी दया स्वामी आए हुए थे, गोपाल स्वामी आए हुए थे, और उन्होंने कहा कि अच्छी बात है और आज भी बहुत सारे लोग आपसे बात करेंगे गांधी जी की विरासत के बारे में, उसके बारे में और क्या कहूँ, लेकिन ये जरूर कहूँगा, और ये मेरा जो उद्देश्य जो था, आदेश भी जो था, भारत की जनता की सेवा करने में कौन सी विरासत थी, कौन सी शिक्षा थी जिसमें मैंने सीखा कि क्या करने की आवश्यकता है। गांधी जी, और जैसे इन्होंने कहा, स्वामी जी ने, गुरु जी ने आज कहा
कि ये हम याद करें क्योंकि जीवन में उन्हें हासिल क्या किया। लेकिन आज ये इससे और भी आवश्यक है कि हम याद करें कि उन्होंने कैसा चाहा था, कैसा सपना देखा था कि भारत क्या बनेगा, और फिर हम अपने से पूछें कि क्या हम उस सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उस सपने को पूरी कोशिश की एक ही मकसद नहीं कि सर्वधर्म का भावना, पंचायती राज, सरकार को जवाबदेह बनाना, जनता को यह तजुर्बा देना कि वो खुद सरकार कैसे चला सकते हैं, लोकतंत्र का मतलब क्या है। इसलिए आपको पता है कि उन्हें चाहा था कि यहाँ पंचायती राज आए, पंचायती राज अवश्य हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल बना था हमारे आईन में, लेकिन अब जाके वो एक आईनी हक बना। किंतु हमें ये सोचना है, उसमें मेरा भी हाथ था उस कानून बनाने में, उस आईन में संशोधन कराने में। किंतु मैं अपने से पूछता हूँ और आपसे भी पूछता हूँ कि क्या पंचायती राज वैसी बनी जैसे गांधी जी की कल्पना थी? मैं स्वयं आपसे ये कह सकता नहीं। अगर नहीं तो आप क्या कर रहे हैं? उसको वास्तविकता देने के लिए क्या आप कुछ कर रहे हैं? ये हुई गांधी जी को की विरासत को मानने की बात। अभी मैंने कहा था जो आपने एक अधिनियम बना, RTI के नाम से आप जानते हैं, उसको स्थापित करने की कोशिश मैंने की। क्यों? गांधी जी ने कहा कि स्वराज का मतलब ये नहीं कि अंग्रेजों की सरकार को हटा के भारतवासियों की सरकार बनाना। नहीं, स्वराज वो होगा जब भारत की जनता, भारत में आम आदमी उच्च से उच्च कार्यकर्ता, सरकार के कार्यकर्ता को जवाबदेह बना सके। क्या ऐसा हुआ? आज क्या है, आपने इसका प्रयोग किया? क्या उसको चलाने वाले इसको ऐसे चला रहे हैं कि सरकार जवाबदेह हो? हाँ, जब ये अधिनियम आया मुझे अच्छी तरह से याद है, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार में लाया गया था। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे कि ऐसा क्या अधिनियम लिया, इस पर हमें ही कठिनता प्राप्त हो जाएगी। ये बातें क्या हम गांधी जी की विरासत जो है, मैंने दो मिसाल दी आपको जो मेरे अपने अनुभव की बुनियाद पर मैं दे सकता। तो ये बैठ के रोना कि भाई आपकी सरकार अब आ गई और वो हमें नहीं ऐसे सोचने दे रही है, इसका मुकाबला करें। हाँ, वो अवश्य करना है, अवश्य करना है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको आज कुछ आश्वासन देना चाहता हूँ, या अगर ये अधिकार भी है कि मैं आपको आश्वासन दे, तो वो ये होगा कि ये कोशिश कीजिए, स्टडी कीजिए कि गांधी जी के भविष्य, भारत के भविष्य का क्या सोचा है, ये कैसा देश बनेगा, क्या ये ऐसा देश बन रहा है, नहीं बन रहा है। आप पाएंगे अवश्य कि कुछ तरीकों से बन रहा है, किंतु कुछ तरीकों से नहीं भी बन रहा है। शुरू में बात हुई थी सत्यता। मेरी आपसे अपील है, आपसे प्रार्थना है कि आप अपने सामने सत्य रखिए और फिर अपना जायजा, अपने आप का जायजा कि क्या आप महात्मा गांधी की विरासत के
वह भी है कि नहीं, ये सोचने के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। मेरी बात सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाघ वरना आदमी की मौत मारा जाएगा। नहीं टाइम तो है, बोलिए, कोई रोक थोड़ा रहा है। जनाब डॉक्टर ताजुद्दीन साहब नेशनल बैकवर्ड कमीशन के कोऑर्डिनेटर रहे हैं, जनाब डॉक्टर अफरोज आलम साहब वाइस चांसलर मणिपुर यूनिवर्सिटी, और चूँकि मेरा ताल्लुक भी जामिया से रहा है तो मेरे छोटे भाई शोएब जामाई साहब और अमित साहब और मेरे बड़े भाई शोएब जमील साहब। नहीं, छोटा भाई मेरा खुद का अपना एक प्रोग्राम चल रहा था और मैं वहाँ बेचैन था ये सोचकर कि किसी तरह से ये प्रोग्राम मेरा पौने 6 बजे तक बन जाए ताकि मैं रियाज भाई के प्रोग्राम में 6 बजे तक पहुँच सकूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनके प्रोग्राम की अहमियत क्या होती है। मैं जानता हूँ उनके प्रोग्राम में को यहाँ तक सजाने में कितनी मेहनत लगती है, और मैं ये भी जानता हूँ कि उनके इस प्रोग्राम की सोच और फिक्र क्या है। सोच और फिक्र उनकी है, या यूँ कहो कि सोच और फिक्र गांधी की है, या मैं इससे भी आगे कहीं आपको लेकर चलूँगा अभी थोड़ी देर में। किसी भी मुल्क में अगर किसी कौम को जिंदा रखना है, उसको बाकी रखना है, तो उसको उसकी इक़्तिसादी उसकी माली हालत को सुधारना होगा। अगर किसी कौम को बर्बाद करना है तो उसकी माली हालत को तोड़ना होगा। जब अंग्रेज़ों ने यह इरादा किया कि हम हिंदुस्तान के लोगों की माली हालत को तोड़ेंगे, उनको गुलाम बनाएंगे, जो दौर आज भी चल रहा है, तो उस वक्त में गांधी वो दांडी मार्च लेकर निकले कि नहीं, हम अपना नमक बनाएंगे, हम अपनी माली हालत को मजबूत करेंगे। उस वक्त में उस गांधी ने अपना 10 लाख का सूट छोड़कर 10 रुपए का लंगोट बांधा, ये बताया कि हम पैसा बचाएंगे, हम अपनी माली हालत को मजबूत करेंगे। उस वक्त में इस गांधी ने इस कौम को, पूरी दुनिया को ये बताया कि हम अपना चरखा चलाएंगे, हम अपनी खादी बनाएंगे, हम अपनी माली हालत को, अपनी इक़्तिसादी हालत को मजबूत करेंगे, हम अपने लोगों को मजबूत करेंगे और इस चरखे से एक मैसेज देंगे। और आज ये चरखे कहते हैं कि चरखे से आज़ादी किस तरह से मिली, सोच लीजिए। आ गई है जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों में एक दरार, उस दरार को भरवाना है, उस दरार को भरवाना है। क्या करूं, बोलूं कि ना बोलूं? मैंने तो अपने वसूलों की कसम खाई है, मैंने तो अपने वसूलों की कसम खाई है। हमें मजहब के तराजू में न तौला जाए। हम इंसान हैं, हमें इंसान ही रहने दो। हमें हिंदू और मुसलमान में न बांटा जाए, हमें हिंदू और मुसलमान में न बांटा जाए। और बोलने के लिए और आगे बहुत टाइम होगा, फिर बोलेंगे। मैं अमित जी को मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने IRS का 6 महीने सर्विस करने के बाद, IRS का कोर्स एक ऐसा होता, बड़े बड़े अनुसंधान में और सब जगह होता है, जैसे IPS और IFS से बड़ा कोर्स होता है। लेकिन इन्होंने प्रण किया है कि मैं अपना फाउंडेशन से, कोचिंग से 1000 बच्चों को, जिनके माँ बाप पैसे नहीं मुहैया करा सकते, फ्री में मैं उनको कोचिंग दूंगा। और इन्होंने सिर्फ 51 में रजिस्ट्रेशन करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं इन्हें सलाम करता हूं और मैं इतना ही कहूंगा कि जर्रे को चट्टान बना दो या अल्लाह, और निर्धन को धनवान बना दो या अल्लाह, और भैंसी को इंसान बना दो या अल्लाह, और फिर से खाए हिंदू मुस्लिम एक थाली में। ऐसा हिंदुस्तान बना दो या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दो या अल्लाह। तो मैं आओ एक मोहब्बत का सजर ऐसा लगाए, आओ एक मोहब्बत का सजर ऐसा लगाए, और जिसका छाया भी हम साया के आंगन में जाए। आओ मेरे हिंदुस्तान के नौजवान, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई भाइयों, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसा ही चूल्हा बनाए और जिसमें रोटी पकाकर हम सब साथ में मिल बैठ के खाएं। क्योंकि घर से तो दूर है मंदिर और मस्जिद का रास्ता, और पहले किसी रोते हुए चेहरे को हंसाए। अंदाजे बयां घर से बहुत खूब नहीं है, मेरी बात आप सबके दिल में उतर जाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।